राम राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के संशोधन के संबंधित कि इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या प्रकार हैं, कौन कौन से उपबंध हैं जो इस प्रक्रिया के माध्यम से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान की सर्वप्रथम बात करें तो इनकी विशेषता की, तो उनमें विशेषता है कि भारतीय संविधान न लचीला है न कठोर है। कठोर का मतलब है कि आप भारतीय संविधान में ऐसे ही आप संशोधन नहीं कर सकते, जैसे कि अमेरिका संविधान से संबंधित अमेरिका से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कठोरतम अपनाई गई है। राज्यों की सहमति लेना भी आवश्यक है। दूसरी प्रकार कि लचीलापन का मतलब है कि सामान्य कानूनों के माध्यम से आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में देख सकते हैं, तो ब्रिटेन के संसद को केवल ये अधिकार है कि आप सामान्य बहुमत के साथ के तरह ही आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो बात करें कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, तो वो 368 के बारे में बताया गया है। बात करें अनुसंशोधन की प्रक्रिया की, तो ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप संशोधन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें तो संविधान संशोधन की शक्तियां किसे दी गई हैं, तो संविधान संशोधन की शक्तियां केवल और केवल संसद को दी गई है, ना कि राज्य के विधानमंडलों को। राज्य को यह अधिकार नहीं है कि आप संविधान में संशोधन करें। संविधान संशोधन के संबंधित शक्तियां केवल और केवल संसद को दी गई हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति को भी अनुमति नहीं है कि आप संशोधन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव को रोके। केवल और केवल शक्ति दी गई है तो संसद को दी गई है। दूसरी बात करें तो संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्ताव कौन ला सकता है, तो संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव या मंत्री भी ला सकता है और गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है। जैसे कि हमारे सदन में राज्यसभा और लोकसभा होती है, तो राज्यसभा के सदस्य भी संविधान से संबंधित कोई भी प्रस्ताव ला सकता है और लोकसभा के सदस्य भी प्रस्ताव ला सकते हैं। इससे बाद में कहे तो राष्ट्रपति जो भी प्रस्ताव आता है तो उसके राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संविधान में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लाया। जैसे कि धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है, और परंतु संविधान संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 368 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं दे रखा है कि आप राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लो। कोई भी मंत्री या कोई भी गैर सरकारी सदस्य कोई प्रस्ताव ला सकता है। फिर बात करें विधेयक को सदन के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बाध्यकारी नहीं है कि आप राज्यसभा में ही प्रस्तुत करें या लोकसभा में ही प्रस्तुत करें, आपकी कोई बाध्यकारी नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसी में भी आप ला सकते हो, जैसे राज्यसभा हो या लोकसभा में हो। जब आप दोनों सदनों में से किसी में भी आप प्रस्ताव रखते हैं तो उसे पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। आप चाहे राज्यसभा में रखो या लोकसभा में रखो, आपको पारित कराने के लिए आपको हमेशा विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। 368 के तहत कहा गया है कि आप जब भी कोई संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव रखे तो आप विशेष बहुमत, यदि संघीय व्यवस्था से कोई संबंधित है तो आपको आधे राज्यों की सहमति लेना भी आवश्यक है। आधे राज्यों की सहमति लेना आवश्यक है, वो भी साधारण बहुमत के साथ, ना कि विशेष बहुमत के। विशेष बहुमत केवल और केवल कहाँ पे, संसद में, ना कि राज्यों में विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपको संघीय व्यवस्था से संबंधित कोई भी विषय है तो आप साधारण बहुमत के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति लेना भी आवश्यक है। ये भी प्रक्रिया के तहत आता है। फिर बात करें कि इससे संबंधित कोई संयुक्त बैठक हो सकती है, तो इससे संबंधित जब भी आप संविधान संशोधन लाए तो आप इससे संबंधित कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आप संयुक्त बैठक के माध्यम से संविधान संशोधन नहीं कर सकते।
आपको पूर्व शर्त है कि आप हर एक अलग अलग दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना आवश्यक है, वो भी विशेष संबंधित, और जो संघीय संबंधित हैं, संघीय व्यवस्था से संबंधित हैं, तो वो आप राज्य की भी सहमति लेना आवश्यक है, वो भी आधे राज्यों से। जब जब संसद में ये विधेयक पारित हो जाता है या संविधान संशोधन से संबंधित जो भी प्रस्ताव लाया है वो पारित हो जाता है, तो उसके बाद जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति को न तो वो अपने पास रख सकता है इस विधेयक को, और न ही पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है। फिर बात कि राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह न तो अपने पास रख सकता है और न ही पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकता है। राष्ट्रपति बाध्यकारी है उस पर साइन करने के लिए, बाध्यकारी, राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है। यदि राष्ट्रपति सहमति देते हैं तो देना ही पड़ता है, बाध्यकारी है, तो सहमति देने के बाद वह क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो ये प्रक्रिया थी, ये पूर्व शर्तें भी थी कि आप जब भी आज संविधान संशोधन करें तो इसकी पूर्व प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। जैसे कि संविधान संशोधन केवल संसद ही कर सकती है। दूसरा, किसी मंत्री और गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। विधेयक को सदन के दोनों सदनों किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि आप संघीय व्यवस्था से संबंधित हैं तो आधे राज्यों के साधारण बहुमत से पारित कराना भी आवश्यक है। दोनों सदनों में अलग अलग रखना, पारित कराने भी आवश्यक है। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। फिर बात करें कि राष्ट्रपति के जो कि धन विधेयक से संबंधित शक्तियां हैं और जो साधारण विधेयक से संबंधित शक्तियां हैं, वो इसमें नहीं है कि आप संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव पारित करें तो आप अपने पास नहीं रख सकते और नहीं पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकते हैं। यदि राष्ट्रपति साइन करने के बाद वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। बात करें संविधान संशोधन के प्रकार के बारे में, तो कितने प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो लगभग अनुच्छेद 368 में केवल 2 प्रकार से ही संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आप 368 की प्रक्रिया अपनाकर केवल और केवल 2 प्रकार से कर सकते हैं, परंतु ऐसे उपबंध है भारतीय संविधान में जिसे साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पहले देखते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं। तो 368 में 2 दे रखे हैं। पहला तो संविधान के विशेष बहुमत द्वारा, और जो कि संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का साधारण बहुमत। ये दोनों 368 के तहत संविधान संशोधन की बात की गई है। परंतु सामान्य जो उपबंध हैं, तो जैसे ऐसे उपबंध है जो हम आगे पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो कि साधारण बहुमत से हम पारित करा सकते हैं, जैसे कि सामान्य बहुमत से, जैसे कि ऐसे उपबंध हैं जो सामान्य जैसे कानून बनते हैं उसी तरह आप पारित करा के संविधान में संशोधन कर सकते हैं, परंतु ये 368 के तहत नहीं आएंगे। फिर बात करें कि संविधान संशोधन के साधारण बहुमत द्वारा ऐसे कौन से उपबंध है जिसे हम साधारण बहुमत से पारित करा सकते हैं। तो कोई भी कोई भी नए राज्यों का गठन से संबंधित, नए राज्यों का गठन हो या नए राज्य का निर्माण हो, इसे सीमाओं में परिवर्तन करना हो या राज्यों के नामों में जो भी परिवर्तन करना है, वो सभी साधारण बहुमत से संसद को अधिकार है कि वो अपने राज्य का निर्माण, गठन या राज्यों का नाम परिवर्तन करना हो तो भी वह साधारण बहुमत के साथ कर सकती है। जैसे केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कोई भी संविधान संशोधन करना है तो वो भी साधारण बहुमत से हो सकता है। फिर बात करें संविधान संशोधन, जो कि राज्य विधान परिषदों का निर्माण और उनकी समाप्ति से संबंधित कोई भी प्रस्ताव है तो वो भी साधारण बहुमत के अंतर्गत ही आता है। तीसरी बात करें कि दूसरी अनुसूची, जैसे राष्ट्रपति दे रखा है, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि की जो उपलब्धियां है, भत्ते हैं, विशेषाधिकार हैं, जो भी वेतन है, तो वो भी साधारण बहुमत के साथ पारित करा के आप अपने वेतन विशेषाधिकार में कोई भी फेरबदल परिवर्तन कर सकते हैं। चौथी बात, संसद की गणपूर्ति से संबंधित। गणपूर्ति का अर्थ न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता। यदि आपको संसद को चलाना है तो न्यूनतम सदस्यों का होना आवश्यक है। जैसे कुल सदस्यों का 1
एक तिहाई सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, तभी वह संसद चल पाएगा। इससे संबंधित कोई भी आपको संशोधन करना है तो भी साधारण बहुमत के साथ कर सकते हैं। संसद सदस्यों का वेतन भत्ते में कोई परिवर्तन करना हो, संसद की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करना हो, या संसद इसके सदस्यों और समितियों के विशेष अधिकारों में कोई परिवर्तन करना हो, या भाषाओं से संबंधित कोई परिवर्तन करना हो, तो वह साधारण बहुमत के साथ कर सकते हैं। फिर बात आती है कि उच्चतम न्यायालय के में अवर न्यायाधीशों की संख्या में कोई बढ़ोतरी करनी है तो वो भी साधारण बहुमत के साथ कर सकते हैं। और नागरिकता के संबंधित कोई भी नागरिकता देनी है, हटानी है, उससे संबंधित कोई भी प्रावधान करना है तो वो भी क्या कर सकती है, संसद को साधारण बहुमत का अधिकार दे रखा है कि साधारण बहुमत के साथ आप पारित करें और संशोधन कर सकते हैं। फिर बात करें कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन से संबंधित और निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करना है, या 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची से संबंधित कोई भी प्रावधान है, जैसे 5वीं और 6ठी अनुसूची में ST SC से संबंधित, प्रशासन से संबंधित कोई भी प्रावधान करना है तो आप साधारण बहुमत के साथ कर सकते हैं। फिर बात करें कि संविधान संशोधन संबंधी ऐसे कौन से प्रावधान है जिसे विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 मत, जो भी आप सदन है तो सदन में जो भी उपस्थित सदस्य हैं उसका क्या 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तभी आप संविधान में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। या सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्य उपस्थित हो या अनुपस्थित हो, कुल सदस्यों का बहुमत भी होना आवश्यक है, या सदन के उपस्थित सदस्यों का 2/3 मत प्राप्त होना भी आवश्यक है, तभी यह संविधान संशोधन माना जाएगा। इसे विशेष बहुमत भी कहा जाता है। विशेष बहुमत तो हम समझे कि विशेष बहुमत से संबंधित क्या क्या उपबंध दे रखे हैं। तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है तो पहले मूल अधिकार से संबंधित राज्य नीति निर्देशक तत्व, इसमें वे सभी उपबंध भी शामिल है जो साधारण बहुमत और संघीय व्यवस्था से संबंधित कोई ना हो, संबंधित ना हो, तो वो भी किससे विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे साधारण बहुमत से संबंधित जो उपबंध पड़े उसे छोड़कर, या संघीय व्यवस्था से संबंधित जो भी उपबंध है उसे छोड़कर जो भी विशेष प्रावधान है वो विशेष बहुमत से संसद में पारित कराना आवश्यक है। फिर बात करें संसद के विशेष बहुमत एंड राज्यों की स्वीकृति। ऐसे ऐसे कौन से विधेयक प्रावधान है जो राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। पहले राज्यों की स्वीकृति से संबंधित क्या प्रावधान है जो कि 368 के तहत दे रखा है। तो इसमें आवश्यक है कि विशेष बहुमत के अलावा राज्यों के आधे राज्य विधानमंडलों से साधारण बहुमत से पारित होना भी आवश्यक है। ऐसे विधेयक जो संघीय सूची से संबंधित है, जैसे राज्य और केंद्र दोनों के अपने अपने विषय, कोई महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक है, जैसे राज्य सूची से संबंधित हो या केंद्र सूची से संबंधित, दोनों को ही शामिल करके कोई संविधान संशोधन करना है तो उससे संबंधित कोई भी प्रावधान हो तो आधे राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। आधे राज्यों की, ना कि पूर्ण राज्यों की, आधे राज्यों की प्लस इसमें साधारण बहुमत से पारित कराना। साधारण बहुमत ना कि विशेष बहुमत, जैसे कि विशेष बहुमत संसद में पारित कराना आवश्यक है परंतु राज्य में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। फिर बात करें कि इसमें शामिल प्रावधान क्या क्या है कि जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित कोई भी प्रक्रिया हो, ये राज्य कार्यकारिणी से शक्तियों के विस्तार से संबंधित हो, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के से संबंधित कोई भी विषय जैसे न्याय क्षेत्र में बढ़ोतरी करना है, घटाना है, केंद्र राज्यों के बीच कोई विधायी शक्तियों से संबंधित कोई प्रावधान हो, या 7वीं अनुसूची जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची व अवशिष्ट सूची से संबंधित कोई भी विषय में कोई फेरबदल करना है तो वो भी राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। जीएसटी से संबंधित आप प्रावधान क्या है, कोई भी प्रावधान किया है और भी कोई संशोधन करना है तो वो राज्य की स्वीकृति लेना आवश्यक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई विषय है। और लास्ट में बात करें तो अनुच्छेद 368 ये प्रावधान जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें भी कोई अपनाई गई है, जो इसमें भी कोई
फेरबदल करना है या कोई प्रक्रिया में चेंज करना है तो वो भी राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है, वो भी आधे राज्यों से। और प्लस साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यूपीएससी प्री 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, इस प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था। तो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, आपका उसका उत्तर कमेंट में बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की उपेक्षा होती है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दे। तो हाँ, यस, बाध्यकर हैं। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें संबंधित आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। आपको उसका उत्तर कमेंट में बताना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।